हेलो बच्चों, वेलकम टू सीयूडी बाय 24/7। मैं हूं आयुषी मैम, योर मेंटर फॉर केमिस्ट्री। और माहौल हमारा फेस्टिवल्स का चल रहा है, वो तो चल ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अगर पढ़ना मतलब 2 घंटा तो 1-1.5 घंटे, 2 घंटे नहीं, थोड़ा कम करेंगे, ठीक है। उससे कम में खत्म करने की चैप्टर को कोशिश करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो जल्दी से सारे के सारे बच्चे एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे और थोड़ा सा पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, मजे करते हुए पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और रिजल्ट भी बच्चों का आ गया 2022 का, आप देख ही सकते हैं, बहुत ही कमाल रिजल्ट आया है। बच्चों का एडमिशन हो रहे हैं डीयू में, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे हैं जो अड्डा से पहुंच रहे हैं, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। और अब बारी आप लोगों की अगले साल ये रिजल्ट लाने की, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है मेरे साथ पढ़ना पड़ेगा, राइट। नहीं पढ़ोगे तो फिर केमिस्ट्री मुश्किल हो जाएगी, राइट। तो इतना तो बनता है ना। चलिए तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर हमारा, जो कि है क्या बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री, राइट। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। अगर बात करूं मैं सरफेस केमिस्ट्री की, यार सभी एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। और जो भी आपके डाउट्स हैं, और येलो हार्ट्स तो चाहिए अपने को, राइट। तो क्या होता है सरफेस केमिस्ट्री? अगर एक नई सी टर्म है यार ये, क्योंकि यार केमिस्ट्री तो पढ़ा है हमने, सरफेस क्यों लगा दिया है इसके आगे, ठीक है। तो सरफेस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज के ऊपर जो इंटरफेस है उसकी हम बात कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे जो केमिस्ट्री हो रही है वो सरफेस पे हो रही है, वो इंटरफेस पे हो रही है, वो सॉरी, वो मॉलिक्यूल के बल्क में जाके नहीं हो रही है, वो सरफेस पे हो रही है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री, जो कि किस पे होती है, सरफेस पे। यानी कि अगर आपका ये सिस्टम है जहां पे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स है, तो यहाँ पे जो फिनोमेना है वो यहाँ पे हो रही है। यानी कि मॉलिक्यूल यहाँ पे आके रुक रहा है, यहाँ पे आपका कुछ इंटरेक्शन हो रही है। तो कहाँ पे हो रही है, सरफेस पे। तो सरफेस पे मॉलिक्यूल जब आके रुकता है या यहाँ पे आके वो रुक जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं एडसॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन नहीं है, ये एडसॉर्प्शन है। और अगर कोई मॉलिक्यूल सरफेस पे ऑलरेडी है और उसको सरफेस से हटाया जाता है तो उसको बोला जाता है डिसॉर्प्शन। तो एडसॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन यानी कि जो भी फिनोमेना हम यहाँ पढ़ते हैं, ये सब किसके अंदर आती हैं, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर आती है। काफी इंटरेस्टिंग और काफी छोटा सा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन हमारे पिछले साल अगर मैं बात करूं तो 2 क्वेश्चन के अप्रोक्सीमेटली आपके पेपर में आए थे। तो यू हैव टू लाइक, थ्योरेटिकल चैप्टर है, बहुत ईजी है समझना, क्योंकि अगर आप एक कहानी की तरह इसको समझोगे तो आप लोग बहुत ईजिली इसको समझ पाओगे, ठीक है। समझ गए हैं सभी बच्चे? रूल्स क्लियर है हमारे यहाँ पे, ठीक है। ग्राउंड रूल्स हमने यहाँ पे पहले ही सेट कर दिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं यार एडसॉर्प्शन से। व्हाट इज एडसॉर्प्शन? एडसॉर्प्शन क्या है? एडसॉर्प्शन बेसिकली वो फिनोमेना है जिसको हम बोलते हैं, पहले तो ये सरफेस फिनोमेना है, ठीक है, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे सरफेस पे हो रहा है। सरफेस फिनोमेना है जिसमें आपकी जो 2 चीजें हैं, एक जिसके ऊपर एडसॉर्प्शन हो रहा है, एक जिसको एडसॉर्ब करवाया जा रहा है, ये दोनों आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं एट द सरफेस ऑफ द मॉलिक्यूल। तो एडसॉर्प्शन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो ये है एक्यूमुलेशन ऑफ योर मॉलिक्यूलर स्पीशीज एट द सरफेस रादर देन इन द बल्क। बल्क का मतलब ये है कि भाई ये आपके अंदर नहीं जाके बैठ रहा है, ये ऊपर सरफेस पे आके बैठ रहा है। अगर कोई अंदर जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन अगर कोई सरफेस पे आके रुक रहा है तो इसको क्या बोला जाएगा, ये एडसॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है, एडसॉर्ब कर रहा है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो अगर मतलब कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना एक हैंकी था, उसको पानी में डाला तो ये हैंकी पूरा का पूरा गीला हो जाएगा, यानी कि इस कपड़े के अंदर वाटर चला जाएगा। अगर अंदर वाटर चल गया है, इनसाइड पहुंच गया है वो पूरे के पूरे उस मैटर के, तो उसको बोला जाता है क्या, एब्जॉर्ब करना। लेकिन अगर वो केवल सरफेस पे ही रुक जाए, अंदर ना जा पाए, उस फिनोमेना को क्या बोला जाता है, एडसॉर्प्शन। जिसका एक एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एग्जांपल के तौर पे आप क्या समझ सकते हो, जैसे कि अगर आपके पास गैसेस हैं, ठीक है, कंटेनर है, इसमें गैसेस हैं। अब गैसेस हैं तो ये कुछ ना कुछ प्रेशर जो है ये मार रही होंगी भाई, इस पे मार रही होंगी वॉल्स पे प्रेशर। लेकिन जैसे ही आप इसमें एक सब्सटेंस डालते हो, जैसे कि चारकोल, जो कि एडसॉर्ब करवा लेता है चीजों को अपनी सरफेस पे, तो चारकोल पे गैसेस आके क्या हो जाती हैं, एडसॉर्ब। तो अब जो गैसेस हैं वो सारी चारकोल के ऊपर आके एडसॉर्ब हो गई हैं, और आपकी जो सरफेस है, यानी कि जो सारे के सारी आपकी चीजें हैं, वो सारी गैसेस इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर। तो आपका जो प्रेशर है, जो प्रेशर था इसके अंदर, वो अब क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। क्यों कम हो गया? क्योंकि गैसेस तो एब्जॉर्ब हो चुकी है, अभी तक एब्जॉर्ब नहीं थी तो प्रेशर बहुत ज्यादा था। तो ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, ये ऐसा एग्जांपल है जिससे हम एड्सॉर्प्शन की फिनोमेना को समझ सकते हैं। एड्सॉर्प्शन कब होगा? जब आपकी कोई चीज कि मतलब एक चीज होगी जो एब्जॉर्ब करवा सके, एक चीज होगी जो एब्जॉर्ब करे, लेकिन वो कहां पे होगी? केवल सरफेस पे होगी, अंदर नहीं जाएगी, राइट। सो ये हमारी जो है बेसिक डेफिनेशन इसकी हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं, एक होता है एड्सॉर्बेट और एक होगा एड्सॉर्बेंट। जैसे होता है सल्यूट और सॉल्वेंट, वैसे ही होगा एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट। तो द मॉलिक्यूलर स्पीशी विच कंसंट्रेट्स और अक्यूमुलेट्स एट द सरफेस इज कॉल्ड एड्सॉर्बेट। यानी कि जो चीज आके ऊपर रुक रही है वो क्या होगी? वो क्या होगी? आपकी एड्सॉर्बेट। और जिसके ऊपर आकर रुक रही है इसको क्या बोलेंगे? एड्सॉर्बेंट। ये क्या होगा आपका? एड्सॉर्बेंट। क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका एड्सॉर्बेंट, राइट। सो जैसे मतलब आप क्या करते हो, जो सोल्यूशन बनाते हो तो उसमें सॉल्यूट डालते हो, तो जो सॉल्यूट डालते हो वैसा ही यहाँ पे क्या है? एड्सॉर्बेट है। जिसमें डिसॉल्व करवाते हो वो क्या होता है? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? एड्सॉर्बेंट। ठीक है, क्लियर है बच्चों ये बात सभी को? जल्दी से बताइए, एवरीवन क्लियर? बोलिए, बोलो बोलो बोलो। तो यहाँ पे आपने अभी तक क्या समझा कि सरफेस केमिस्ट्री वो फिनोमेना है जिसमें हम लोग रिएक्शंस या जो भी फिनोमेनास है वो सरफेस पे देखते हैं, और यहाँ पे सरफेस पे जो मॉलिक्यूल का एक्यूमुलेशन होता है उसको बोला जाता है एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन में दो चीजें होती हैं, एक एड्सॉर्बेट और एक एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेट वो चीज है जो सरफेस पे आके रुक रही है, एड्सॉर्बेंट वो चीज है जिसकी सरफेस पे आके एड्सॉर्बेट रुकता है। तो दो तीन चीजें हम लोग यहाँ पे भी बेसिक इंट्रोडक्शन में समझ चुके हैं कि यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीजों को डील करेंगे, राइट। यार जल्दी से एक बार जितने भी बच्चे यहाँ पे सेशन को लाइक जरूर करेंगे, राइट राइट राइट। जल्दी से। अब यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर किसी चीज में एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन एक साथ हो रहा है तो उस चीज को क्या बोल दिया जाता है? सॉर्प्शन बोल दिया जाता है, राइट। सो अगर मैं एग्जांपल दूं, एक आपके पास इंक थी, ठीक है, इस बाउल में, और एक आपके पास चौक थी, ठीक है। तो चौक को आपने इस इंक में डाला तो आपने देखा कि जो चौक थी इसकी सरफेस पे आपके क्या होता है? यहाँ पे इंक आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ है? एड्सॉर्प्शन हुआ है। लेकिन जब आप इस चौक को तोड़ेंगे तो आपको दो हिस्से मिलेंगे, यानी कि एक हिस्सा छोटा सा और एक हिस्सा छोटा सा। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर वाली साइड भी आपके इंक भर चुकी है, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है? एब्जॉर्प्शन भी हुआ है। यानी कि इंक सरफेस के ऊपर तो रुकी ही है पर अंदर भी चली गई है, और अगर अंदर भी चली गई है तो एब्जॉर्प्शन भी हुआ है। तो जब एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साथ में हो रहा हो तो इस फिनोमेना को हम क्या बोल देते हैं? सॉर्प्शन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सॉर्प्शन बोल देते हैं। समझ में आ गया? वेरी सिंपल टर्म, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ नया नई खास बात नहीं है कि आपको समझ में ये ना आए। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल जैसे इस चौक के पास इंक लगी हुई है और मुझे इस इंक को हटाना है, इंक में सेपरेट आउट कर रही हूँ, यानी कि मैं रिमूव कर रही हूँ एड्सॉर्ब स्पीशी को फ्रॉम द सरफेस, उस फिनोमेना को क्या बोल देते हैं? डिसॉर्प्शन बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो होता है जहां पे आपका ये दोनों चीजें साथ में हो रही हो उसको बोल देते हैं सॉर्प्शन। और फिर आपने सीखा डिसॉर्प्शन क्या होता है? डिसॉर्प्शन वो होगा जहां पे आपने एड्सॉर्ब हुई चीजों को आप लोग रिमूव करवा रहे हैं। तो ये चार फिनोमेना जो है वो आप लोगों ने यहां से सीख ली है, समझ ली है। क्लियर है एवरीवन? एवरीवन क्लियर? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना अगर हम लोगों ने समझ लिया तो हम आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों को पता ही है बच्चों कि समर्थ बैच जो है आपका एक्टिव है। अगर आप लोगों को हर चैप्टर को और डिटेल में समझना है और डिटेल में पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है, रिविजन्स करने हैं, टेस्ट करने हैं, तो आपके लिए समर्थ बैच जो है वो एक्टिव है। समर्थ बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। फॉर साइंस आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए ही जाएंगे। Wi-Fi 13 एक कोड है जिससे आप लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा। जो बैच आपका 5999 का है वो आपका ये कोड लगा के हो जाएगा 4979 का, राइट। सो पूरे साल की तैयारी यहाँ पे आपकी होगी हर सब्जेक्ट की, दैट इज PCMB, GT और इंग्लिश। सो यू पीपल कैन एनरोल इन दिस बैच। ठीक है, अगर पूरा पढ़ना है, ठीक है, जैसे यहाँ तो पढ़ रहे हैं वन शॉट में, लेकिन अगर आपको एक एक चीज़ को धीमे धीमे करके डिटेल में पढ़ना है और CUT के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है, तो आप लोग इस बैच में एनरोल कर सकते हो। ठीक है बच्चों,
ऑलराइट, तो अब हम समझते हैं एड्सॉर्प्शन में समझा एड्सॉर्प्शन क्यों होता है, इसका क्या मैकेनिज्म होता है। तो एक बात समझिए आप लोग, फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है और इसमें आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स के चारों तरफ ना क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। मतलब ये क्या कर रहा है, एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, हर मॉलिक्यूल के पास होगा। ठीक है, तो जो ये नीचे वाले हैं, देखो ये जो नीचे वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी कि ये वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये वाले, ये तो आपस में ये दोनों अपने सेटिस्फाई कर रहे हैं, नीचे वाले सब सेटिस्फाई हो रहे हैं। लेकिन जो ऊपर वाले इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई ऊपर मॉलिक्यूल ही नहीं है। तो इन फोर्सेस को क्या बोलते हैं, दीज आर योर रेजिडुअल फोर्सेस। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सेटिस्फाई नहीं हुए हैं उनको बोला जाता है क्या, रेजिडुअल फोर्सेस, राइट। सो इन रेजिडुअल फोर्सेस को सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या करते हैं, जब मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं तो ये जो रेजिडुअल फोर्सेस हैं ये इनको ऊपर ही रोक लेते हैं, जिसकी वजह से ये नीचे नहीं जा पाते हैं, ताकि इन रेजिडुअल फोर्सेस को हम लोग क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके, राइट। सो इस वजह से इनका क्या होता है, एड्सॉर्प्शन हो जाता है, ना कि एब्जॉर्प्शन होता है। तो बेसिक रीजन आपकी एड्सॉर्प्शन होने का क्या है, रेजिडुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस को मिनिमाइज करना, राइट। और जैसे ही एड्सॉर्प्शन हो जाता है, आपके रेजिडुअल फोर्सेस डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली इनको हमने सेटिस्फाई कर दिया है, रेजिडुअल फोर्सेस आपके डिक्रीज कर जाएंगे। और जैसे ये रेजिडुअल फोर्सेस आपके डिक्रीज कर जाएंगे यहाँ पर, उसके बाद आपकी क्या होगी, हीट निकलेगी, यानी कि आप हीट रिलीज करता है ये प्रोसेस, जैसे ये होता है, और हीट रिलीज करने से प्रोसेस क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक हो जाता है। और साथ ही में पहले जो ये मॉलिक्यूल्स सेटिस्फाइड नहीं थे, ये इधर उधर मूव कर रहे थे कि मेरे को यार कोई मॉलिक्यूल मिल जाए, मेरे फोर्सेस स्टेबल हो जाए, दे वर मूविंग, एंड मूव करना यानी कि रैंडमनेस थी, यानी कि जो आपका डेल्टा एस था, जो इनकी इंट्रोपी थी वो बहुत ज्यादा थी। लेकिन जैसे इनके ऊपर ये मॉलिक्यूल्स आके बैठ गए, यानी कि इनका एब्जॉर्प्शन हो गया, अब वो जो मॉलिक्यूल्स जो इधर उधर स्टेबल नहीं थे वो अपनी जगह रुक गए, यानी कि मूवमेंट रुक गई, यानी कि डिक्रीज इन मूवमेंट हुआ। और डिक्रीज इन मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इंट्रोपी क्या होगी, इंट्रोपी आपकी क्या हो जाएगी, इंट्रोपी भी आपकी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, राइट। सो मैकेनिज्म का मतलब यहाँ पे यही है कि एड्सॉर्प्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि रेजिडुअल फोर्सेस डिक्रीज हो रहे हैं। रेजिडुअल फोर्सेस डिक्रीज करने के बाद आपकी हीट रिलीज हुई है और आपकी इंट्रोपी भी डिक्रीज हुई है। तो अगर मैं थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट इसका देखूं, अगर मैं थर्मोडायनेमिकली देखूं, तो थर्मोडायनेमिकली आई कैन से थर्मोडायनेमिकली आई कैन से कि यार डेल्टा एच एक्सोथर्मिक है, यानी कि नेगेटिव है, और इंट्रोपी भी डिक्रीज हुई है, यानी कि नेगेटिव है। और ये जो रिएक्शन होता है एड्सॉर्प्शन का, ये क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, या स्पॉन्टेनियस मुझे चाहिए तभी तो एड्सॉर्प्शन होगा। बट स्पॉन्टेनियस होने के लिए क्या कंडीशन है, आपका जो डेल्टा जी है शुड बी नेगेटिव। डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव आप लोगों का होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो अगर आपको पता है डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और आपको ऑटोमेटिकली पता है कि भाई ये तो मेरी नेगेटिव वैल्यू है और ये भी मेरी नेगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो अगर ये नेगेटिव है तो ये तो नेगेटिव रहेगा, बीच में माइनस का सिंबल है और ये भी नेगेटिव है, तो जो ये माइनस माइनस है तो यहाँ पे माइनस ये नेगेटिव रहेगा डेल्टा एच, बट ये क्या हो जाएगा, टी डेल्टा एस आपका पॉजिटिव हो जाएगा। या फिर मैं ऐसे लिखूं कि माइनस डेल्टा एच रहेगा, बट ये क्या हो जाएगा, प्लस टी डेल्टा एस हो जाएगा। और आपको रिएक्शन में डेल्टा जी चाहिए नेगेटिव, तो आपको ओवरऑल आंसर नेगेटिव चाहिए। और ओवरऑल आंसर नेगेटिव कब आएगा, जब ये वाली वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी, क्योंकि जब आप माइनस प्लस कर रहे हो मैथ्स में तो सिंबल उसका आता है जो वैल्यू बड़ी होती है, राइट। इफ यू आर डूइंग -4 + 2 तो आंसर क्या आएगा, -2। इफ यू आर डूइंग +4 - 2 तो आंसर क्या आएगा, +2, क्योंकि बड़े वाले नंबर का साइन जो है वो कैरी होता है। तो यहाँ पे अगर मुझे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस करवाना है, सो व्हाट आई नीड टू हैव, मेरे को माइनस वाली चीज बड़ी चाहिए, यानी कि डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। सो व्हाट इज द कंडीशन फॉर एड्सॉर्प्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, सो दिस इज द कंडीशन फॉर योर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस।
बताइए, क्लियर है सभी बच्चों के बाद? डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। बताइए, समझ गए हैं सभी लोग यहां तक? एक सेकेंड, सभी बच्चे जो लोग नए ज्वाइन करें एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो फॉर एड्सॉर्प्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, और ये कब होगा? जब डेल्टा एच ग्रेटर देन होगा टी डेल्टा एच से। ये आपके एमसीक्यू में आया हुआ है, ये कंडीशन आपके एमसीक्यू में आई हुई है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और पूछी जाती है कि अगर मेरा एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम पे है तो क्या कंडीशन है? तो इक्विलिब्रियम पे अगर कोई रिएक्शन है तो डेल्टा जी बराबर क्या होगा? 0 होगा। और डेल्टा जी क्या होता है आपका? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर ये मेरा 0 है तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यानी कि डेल्टा एच बराबर क्या हो जाएगा? टी डेल्टा एस। यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन मेरी क्या है? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू टी डेल्टा एस। ये दोनों कंडीशंस आपको 1 and 2 याद रखनी है। ये दोनों कंडीशंस आप लोगों को बच्चों याद रखनी है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, ओके। तो ये हमारे यहाँ से मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन कंप्लीट हुआ। एक छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, पहला ऑप्शन है एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस एट द सरफेस रेदर देन द मॉलिक्यूल रेदर देन द बल्क, राइट? ये मैंने आपको बता दिया है। एड्सॉर्प्शन इन्वॉल्व्स penetration through the surface to the bulk of the solid or liquid. The substance that gets absorbed is adsorbate and the substance on which the adsorption takes place is called adsorbent. ठीक बात है? During absorption the substance gets uniformly distributed throughout the bulk. तो एक बार देखो पढ़ेंगे अगर हम, तो इसने बोला है कि adsorption surface phenomena है which is a true statement. दूसरी बात इसने क्या बोली है? एड्सॉर्प्शन में पेनिट्रेशन होता है सरफेस से बल्क में, तो ये बात तो नहीं होती, बल्क में नहीं जाता, ये क्या होगी? फॉल्स स्टेटमेंट। ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो गलत स्टेटमेंट क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है? ऑलराइट, चलो अब हम लोग बढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या है? दो टाइप्स होते हैं और दोनों टाइप्स, अब जो क्लासिफिकेशन हम शुरू करेंगे बच्चों यहाँ से, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमारे लास्ट टाइम बने हैं, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप में आता है आपका फिजीज ऑप्शन। क्या आता है? फिजीज ऑप्शन। फिजीज ऑप्शन के बारे में बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले तो इसमें याद रखना है आपको कि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, उसको बोला जाता है क्या? वेंडरवल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, जो कि बच्चों क्या होते हैं? वीकेस्ट फोर्सेस होते हैं। क्या होते हैं? वीकेस्ट फोर्सेस ये हमारे होते हैं, और वीकेस्ट फोर्सेस होने की वजह से ऑब्वियस ही बात है बॉन्ड यहाँ पे इजीली बनेगा और टूट जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे बॉन्ड तोड़ना आसान है क्योंकि यहाँ पे जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो काम करे, यानी कि क्या होते हैं? रिवर्सेबल इन नेचर आपके होते हैं, मतलब आप बना भी सकते हो हटा भी सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, वेंडेबल फोर्सेस जो होते हैं, ये क्वेश्चन सेम आया था कि क्यों होता है, इनको क्यों बोला जाता है कि फिजिक्स ऑप्शन में स्पेसिफिसिटी की कमी होती है, क्योंकि वेंडेबल फोर्सेस क्या होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि ये किसी के साथ भी बॉन्ड बना देते हैं, किसी के साथ भी आप वेंडेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल होने की वजह से यहाँ पे ये लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी आपकी देखी जाती है फॉर फिजिक्स ऑप्शन। ठीक है, फिजिक्स ऑप्शन में स्पेसिफिसिटी की कमी देखी जाती है, किसी के साथ भी यहाँ पे आपकी बॉन्डिंग बन जाती है।
सरफेस एरिया बढ़ाने से फिजियोप्शन बढ़ता है, ठीक है। इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इसकी काफ़ी लो होती है, क्या होती है, लो होती है। और जब एड्जॉर्प्शन होता है तो यहाँ पे मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स आपकी बन जाती हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स आपकी जो है वो बन जाती हैं। तो आपको फिजियोप्शन की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी है। पहली बात, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैन डर वाल है, ये आपके यूनिवर्सल इन नेचर होते हैं, यानी कि ये लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी होती है, रिवर्सिबल होते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाने से फिजियोप्शन बढ़ता है, इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन यहाँ पे कम होती है, और इसकी वजह इसमें आपकी जो लेयर्स है वो मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स निकल कर आती हैं, ठीक है, क्लियर है, ऑलराइट। इसके बाद आता है केमिसॉर्प्शन। अब यहां पे जो आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, कोवलेंट, क्या है, कोवलेंट। कोवलेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, या फिर मैं बोल सकती हूँ केमिकल बॉन्डिंग होती है। केमिसॉर्प्शन यानी कि केमिकल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्या होती है, केमिकल बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, राइट। और ये हर किसी के साथ नहीं बनते, एक स्पेसिफिक टाइप के मॉलिक्यूल के साथ ही बनता है। तो क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है। बॉन्ड्स क्योंकि बहुत स्ट्रांग होते हैं इसलिए ये इरिवर्सिबल होते हैं, बन के टूटना और उसके बाद दोबारा से बनना पॉसिबल नहीं होता है। सरफेस एरिया बढ़ाने से ये भी आपका बढ़ता है। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से इन जनरल आपका एड्जॉर्प्शन बढ़ता है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एड्जॉर्प्शन आपका बढ़ेगा। इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन यहाँ पे काफी हाई होती है, रिलीज करता है ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, यूनिमोलिक्यूलर लेयर्स में आपके एड्जॉर्प्शन होता है, राइट। तो अगर फिजियोप्शन की बात करें तो फिजियोप्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स आपके सामने है, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, रिवर्सिबल, सरफेस एरिया के साथ बढ़ेगा, इंथैल्पी लो है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स है। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी हाई स्पेसिफिसिटी है, इरिवर्सिबल है, सरफेस एरिया बढ़ाने से बढ़ेगा, इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन हाई है और रिजल्ट्स इन यूनिमोलिक्यूलर लेयर्स है, ठीक है, क्लियर है एवरीवन। चलिए, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब एक आपका आइसोथर्म आता है, जिससे क्वेश्चन इस बार भी आया था और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, कि ये बताता है यार कि एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन क्या है। एक्सटेंट का मतलब ये है कि आपने 10 ग्राम भेजा कि यार एड्जॉर्ब हो जाए एक सरफेस पे, पर 10 में से 8 ग्राम ही एड्जॉर्ब हुआ, तो ये क्या है आपका एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। क्या है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन, कि मैंने कितना दिया और उसमें से कितना मेरा एड्जॉर्ब हुआ, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, ये आपका डिपेंड करता है x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, प्रेशर की पावर 1/n। तो अगर आपको ग्राफ कोई पूछ ले क्योंकि यहाँ से आपके ग्राफ के क्वेश्चन आए हैं, अगर आपके पास ग्राफ कोई पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि x/m और प्रेशर को जब आप प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ कैसा होगा, ये ग्राफ कुछ इस टाइप से होगा, कुछ इस टाइप से आपका ये जो ग्राफ है वो निकल कर आएगा, राइट। क्योंकि ये दिखा रहा है कि प्रेशर की पावर 1/n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका ये जो है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है आपका ये x/m रहने वाला है। लेकिन आप न्यूमेरिकली इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, जो आपकी इक्वेशन है, द इक्वेशन इज x/m इज इक्वल्स टू k p⁻1/n। ये फ्रेडलिक की आपकी क्या कहते हैं इक्वेशन है, बट आप लॉग अगर दोनों साइड लें तो क्या हो जाएगा, log x/m इज इक्वल्स टू log k p⁻1/n और log ab क्या होता है, log a प्लस log b, राइट। तो क्या हो जाएगा, log k प्लस log p⁻1/n, ठीक है। और log a की पावर b क्या होता है, b के बराबर, राइट। सो ये क्या हो जाएगा, log k प्लस 1/n log p, राइट। सो ये हमारी इक्वेशन आती है log x/m। ये इक्वेशन हम यूज करते हैं फॉर प्लॉटिंग योर ग्राफ ऑफ योर फ्रेडलिक एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो आप लोग को पता है क्या, log x/m इक्वल्स टू log k
प्लस 1/n log p। तो अगर मैं इसे प्लॉट कर रही हूँ y इक्वल्स टू c प्लस एम एक्स से, तो मेरा y एक्सिस पे क्या आता है log x/m, मेरा x एक्सिस पे क्या आ रहा है log p, मेरा इंटरसेप्ट क्या है log k, और मेरा स्लोप क्या है 1/n, क्या है 1/n। तो यहाँ पर जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये क्या हो जाता है log x/m, ये क्या हो जाता है log p, तो स्लोप क्या है पॉजिटिव है। तो ऐसा आपका स्लोप जो है यहाँ से ग्राफ जो है वो बच्चों निकल कर आता है। इस ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको क्या देगा, n की वैल्यू देगा। तो क्वेश्चन आता है ये n की वैल्यू किससे किसके बीच में वेरी करती है। तो अगर मैं बात करूं फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म एक्सप्लेन करता है बिहेवियर ऑफ एड्सॉर्प्शन इन एन अप्रॉक्सीमेट मैनर। द फैक्टर 1/n कैन हैव वैल्यूज बिटवीन 0 to 1। जनरली ये वैल्यूज 0 to 1 के बीच में आपकी वेरी करती है फॉर द टर्म 1/n, राइट। आई होप इट इज क्लियर। यहाँ पे हम लोग की जो चीजें हैं, राइट, जो चीजें हैं ये तो हमारा कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट, this n is also a constant, p is your pressure and this is your extent of adsorption। ठीक है, ये सारी कहानी हमारी क्लियर हो जाती है। तो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या सीखा, एक बार जरा क्विक सी समरी कर लेते हैं। अभी तक आपने एड्सॉर्प्शन सीखा और इसकी टर्म्स के बारे में सीखा, ठीक है। फिर आपने इसके टाइप से सीखे, जिसमें आपने सीखा फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन, और उसके बाद आपने तीसरी चीज सीखी बहुत ही इंपॉर्टेंट, फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये हमारी कहानी अभी तक कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो हम लोग शुरू करते हैं यार। अच्छा, ये मेरा था गैसियस फेस में, गैसियस का अगर एड्सॉर्प्शन हो रहा है, अगर मेरा ये एड्सॉर्प्शन लिक्विड में हो, सोल्यूशन फेस में हो, तो मेरा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। पहले तो एक बात समझ लो, द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से, अगर आप देखेंगे यहाँ पे ये जो हमारा ग्राफ था, देखो अगर आप ये ग्राफ देखोगे कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे टेम्परेचर नीचे जाने पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और यहाँ पे कम टेम्परेचर पे एक्सटेंट इतना है, फिर उससे कम पे इतना है, फिर और कम करो तो ज्यादा है। यानी कि टेम्परेचर कम करने से आपका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। टेम्परेचर कम करने से आपका जो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन है वो क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम करने से आपका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या है, इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन आल्सो इंक्रीज करता है विद सरफेस एरिया, ये तो क्लियर बात ही है। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। देखो केवल और केवल लिक्विड फेज की बात हो रही है, अगर लिक्विड फेज की बात करेंगे तो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन यहाँ पे कंसंट्रेशन, ये सी क्या है, कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। गैसियस में प्रेशर पे करता है, लिक्विड में कंसंट्रेशन पे। आपको ये फॉर्मूला बस आना चाहिए। The extent of absorption depends on the nature of the adsorbate and adsorbent। ये चारों पॉइंट्स आपके MCQ में आ सकते हैं, so you have to remember these 4 points, ठीक है। इसका भी ग्राफ सेम ही बनेगा, बस प्रेशर की जगह यहाँ पे कंसंट्रेशन आ जाएगा, प्रेशर की जगह यहाँ पे कंसंट्रेशन निकल कर आ जाएगा, वरना एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़े। तो यहाँ से हमारा मतलब आई विल से कि काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो हमने समझा है। अब इसके आगे है वो और भी इंपॉर्टेंट है, बट बहुत सिंपल है, छोटा छोटा है। सरफेस केमिस्ट्री वैसे भी बड़ा चैप्टर हमारा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं बात करूँ, अब हम क्लासिफाई करेंगे, किसको क्लासिफिकेशन करेंगे, आपकी जो कोलॉइड्स हैं। कोलॉइड्स क्या होते हैं, कोलॉइड्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनका जो पार्टिकल साइज है वो ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन से बीच में होता है, राइट। तो कोलॉइड्स वही होता है, आई थिंक आपने 10th में भी पढ़ा है। सो कोलॉइड्स की अगर मैं बात करूँ तो इनको आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कोलॉइड्स को दो चीजें होती हैं, जैसे सल्यूट सॉल्वेंट होता है, यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम होता है। डिस्पर्स्ड फेस वो चीज है जिसको आप डिसॉल्व करवा रहे हो किसमें, डिस्पर्जन मीडियम में। तो इन दोनों के पार्टिकल साइज के ऊपर या इनके नेचर के ऊपर हम लोग कोलॉइड्स को क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो अभी हम पहले इनके नेचर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश करते हैं कोलॉइड्स को। तो दो टाइप के यहाँ पे नेचर आते हैं। पहला कोलॉइड होता है लायोफिलिक,
पहला होता है लायोफिलिक। लायोफिलिक का मतलब क्या होता है, लायो इज योर लिक्विड एंड फिलिक इज योर लविंग, राइट। सो वो कोलॉइड्स जो लिक्विड लविंग होते हैं, लिक्विड्स को पसंद करते हैं, ऐसे कोलॉइड्स को क्या बोल दिया जाता है, लायोफिलिक कोलॉइड्स बोल दिया जाता है, राइट। इनको क्या बोला जाता है, लायोफिलिक मींस योर लिक्विड लविंग कोलॉइड्स। इनको हम लोग डायरेक्टली बना सकते हैं। आपने डायरेक्टली एक कोई डिस्पर्स्ड फेस लिया, डिस्पर्जन मीडियम लिया जो सूटेबल है, जो लायोफिलिक नेचर का है, आप दोनों को मिक्स कर दोगे, शेक कर दोगे और आपका ये जो कोलॉइड है रेडी हो जाएगा, राइट। सो इनको डायरेक्टली मिक्स करके हम लोग बना सकते हैं। और अगर आपने इनको सिंपली, जैसे आपने कोलॉइड बनाया फिर आपने उसको इवेपोरेट किया तो आपका डिस्पर्स फेस अलग हो गया, डिस्पर्जन मीडियम अलग हो गया, तो आपने इनको अलग किया, अब फिर से इनको शेक कर दो, फिर से बन सकते हैं। तो आप इनको दोबारा से रिकंस्टिट्यूट कर सकते हो सिंपली दोबारा से मिक्स करके, यानी कि आप इनको दोबारा बना सकते हो। तो इनका नाम दिया जाता है रिवर्सिबल सॉल्ट्स। इनको क्या बोला जाता है, रिवर्सिबल सॉल्ट्स भी बोल दिया जाता है, ठीक है। और ये बहुत स्टेबल होते हैं, दे आर क्वाइट स्टेबल, और इन्हें कोगुलेट नहीं किया जा सकता है। कोगुलेट का मतलब वैसे क्या होता है कि कोलॉइड से आप लोगों का पीपीटी बनाना है, यानी कि जो इनके पार्टिकल्स हैं सेटल डाउन अगर कर जाते हैं। आपने पीपीटी देखा होगा कि जब लैब्स में आप एक्सपेरिमेंट करते हो, एक केमिकल है उसमें दूसरा केमिकल डाला तो कुछ सेटल डाउन हो जाता है नीचे, दैट इज योर प्रेसिपिटाइजेशन, राइट। सो अगर आपका कोलॉइड स्टेबल नहीं है तो वो अलग हो जाएगा, उसका डिस्पर्स फेस अलग हो जाएगा, डिस्पर्जन मीडियम अलग हो जाएगा। लेकिन ये क्वाइट स्टेबल होते हैं तो इनको अलग करना इतना ईजी नहीं होता है। तो लायोफिलिक कोलॉइड्स के बारे में कहानी क्या क्या है, ये आपके लिक्विड लविंग होते हैं, इनको आप इजीली बना सकते हो। अगर आपने इनको सेपरेट आउट कर दिया तो फिर से दोबारा से बना सकते हो। ये रिवर्सिबल होते हैं, काफी ज्यादा स्टेबल भी होते हैं। ये सारी कहानी किसकी है, हमारी लायोफिलिक कोलॉइड्स की, ठीक है। अब दूसरी बात करें तो वो है हमारा लायोफोबिक कोलॉइड्स, ठीक है। तो लायोफोबिक कोलॉइड्स क्या होते हैं, जो क्या होंगे, अब उल्टा हो जाएगा, लिक्विड हीटिंग होंगे। ये लिक्विड्स को पसंद नहीं करेंगे। जनरली मेटल के जो सॉल्ट्स होते हैं, मेटल के सॉल्ट्स, मेटल सब्सटेंसेस लाइक मेटल और उनकी सल्फाइड्स वगैरह जब हम किसी एक सूटेबल डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिक्स करें तो जो कोलॉइड्स निकल के आते हैं उनको क्या बोला जाता है, लायोफोबिक कोलॉइड्स, राइट। इनको हम क्योंकि ये स्टेबल नहीं होते हैं, ये स्टेबल नहीं होते हैं, तो इनको बहुत ही स्पेशल मेथड्स के थ्रू ही हम लोग बना सकते हैं। और अगर इनको पहले तो बनाना ही इतना मुश्किल है, अगर बाय चांस आपने इनको सेपरेट आउट कर दिया तो आप दोबारा से इनको नॉर्मली नहीं बना सकते हैं। तो इनको क्या बोला जाता है, इररिवर्सिबल सॉल्ट्स भी बोल दिया जाता है। और इनकी स्टेबलाइजेशन के लिए हमें, क्योंकि स्टेबल नहीं है, तो स्टेबलाइजिंग एजेंट डालने पड़ते हैं ताकि हम इनको प्रिजर्व करके रख सकें। तो अगर मैं बात कर रही हूँ नेचर पे, तो नेचर पे पहला नेचर था कि यार लिक्विड लविंग है। लिक्विड लविंग हमने समझा कि वो रिवर्सिबल है। लेकिन अगर मैं बात करूँ लिक्विड हीटिंग कोलॉइड्स की, तो ये क्या होंगे, ये आपके रिवर्सिबल नहीं होंगे, इररिवर्सिबल होंगे, क्योंकि ये आपके स्टेबल नहीं होंगे और इनको कोगुलेट करना भी आपके लिए काफी ज्यादा सिंपल रहता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारी कहानी किसकी हो गई है, फॉर योर लायोफोबिक कोलॉइड्स, ठीक है। तो आई गेस इतना क्लियर है। चलिए, तो इतना क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द एड्सॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड आर। एड्सॉर्प्शन इनमें से कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड पे डिपेंड करता है, या इफेक्ट ऑफ प्रेशर पे डिपेंड करता है। जल्दी से बताएंगे किस पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस, बिल्कुल नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे भी करता है, प्रेशर पे भी करता है। हमने फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन की जो टर्म समझी थी उसमें तीनों चीजें थी। तो किस पे डिपेंड करता है, ऑल ऑफ द अबव पे डिपेंड करता है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग समझते हैं आपकी बात यहाँ पे,
अगर हम समझे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, हमने समझा कि कोलॉइड्स को हमने नेचर पे डिफाइन किया तो लायोफिलिक लायोफोबिक हुआ। अब अगर मैं पार्टिकल साइज पे करूं तो 3 चीजों में आपके कोलॉइड्स जो है वो क्लासिफाई किए जा सकते हैं। पहले मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, फिर मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स और फिर लास्ट में आपके एसोसिएटेड कोलॉइड्स। 3 कैटेगरीज में हम इसको डाल सकते हैं। अगर मैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स की बात करूं तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे आपकी आप नाम से समझ सकते हैं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। सो अगर आपके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आते हैं, बहुत छोटे, जो पहले कोलॉइडल रेंज में नहीं थे, यानी कि 1 से 1000 नैनोमीटर की रेंज में नहीं थे, लेकिन अगर वो आते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स और वो फिर कोलॉइडल रेंज के साइज में आ जाते हैं, तो उन टाइप के जो कोलॉइड्स होते हैं, उन टाइप के कोलॉइड्स को क्या बोला जाता है, मल्टी मॉलिक्यूलर, राइट। सो अगर आप कुछ बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ एटम्स जिनका साइज लेस देन है आपके कोलॉइडल साइज से, उनको साथ में डिसॉल्व करवा रहे हैं, तो वो आपस में आके जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद वो कोलॉइडल रेंज में अपना पार्टिकल साइज ले आते हैं। तो ऐसे कोलॉइड्स को जो ऐसे बनते हैं उनको मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स बोल दिया जाता है, जिसमें आपका एग्जांपल गोल्ड सॉल हो जाता है या फिर सल्फर सॉल हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, छोटे मॉलिक्यूल्स, छोटे इनको हम लोग डिसॉल्व करवा रहे हैं, तो आपके मॉलिक्यूल्स कोलॉइडल रेंज में आ गए हैं। तो अब ये पहले कोलॉइड नहीं थे, बट अब ये कोलॉइड बने हैं ड्यू टू योर साइज, तो साइज के बेसिस पे बने हैं, तो यहाँ पे इनको बोला गया है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। क्या बोला गया, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। ठीक है, अगर मल्टी मॉलिक्यूलर ये होते हैं तो दूसरे होते हैं मैक्रोमॉलिक्यूलर। मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, राइट। सो मैक्रोमॉलिक्यूल्स को अगर मैं एक सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करवा रही हूं, तो जिनका साइज पहले बड़ा था, तो इनका जो साइज है वो छोटा हो जाता है, फिर से वो कोलॉइडल रेंज में आ जाता है। तो ऐसे सॉल्वेंट्स को या ऐसे जो कोलॉइड्स मेरे बन रहे हैं, इनको क्या बोला जाता है, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। जैसे कि एग्जांपल क्या हो सकता है, जो आपका स्टार्च है, सेल्यूलोज है, प्रोटीन्स है, ठीक है, प्रोटीन्स है। उसके बाद आपका अगर ये तो आपके नेचुरल है, अगर मैन मेड की बात करो, पॉलीथीन है, नाइलीन है, पॉलीस्टाइरीन है, तो ये सब जो आपके हैं ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स है, जो आप पॉलीमर्स में पढ़ते हैं, जो हम लोग पॉलीमर वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। हम क्या कर रहे हैं, ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हम लोग एक सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करवा रहे हैं, और जो अब साइज आ रहा है ये आपका कोलॉइडल रेंज में आ जाता है। तो टेक्निकली क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर मैं बात कर रही हूँ, ये आपकी कोलॉइडल रेंज है, और ये आपके क्या है, माइक्रो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, और ये क्या है आपके मैक्रो मॉलिक्यूलर। ठीक है, तो यहां पे जो पार्टिकल साइज है वो लेस है, लेस देन कोलॉइडल रेंज। यहां पे क्या है, मोर देन कोलॉइडल रेंज। दोनों के केस में हम इनको किसी ना किसी तरीके से कोलॉइडल रेंज में लेकर आ रहे हैं, और तब जाके जब हमारा कोलॉइड बन रहा है तो उनका हम सेटिस्फैक्टरी नाम दे रहे हैं। इसका एग्जांपल आपको मैंने बोल दिया, गोल्ड सॉल या सल्फर सॉल। और यहाँ पे आपके कोई भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स ले लो, जैसे कि स्टार्च हो गया, ठीक है, जैसे कि पॉलीथीन हो गया, तो इनको हम लोग एक सूटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करवा के आप इनको रेंज में ला रहे हो फॉर कोलॉइड्स। तो ये आपके हो जाते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर और मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलॉइड्स बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज। नेचर पे हुआ लायोफिलिक लायोफोबिक, लिक्विड लविंग लिक्विड हिटिंग, और पार्टिकल साइज पे हुआ मल्टी मॉलिक्यूलर और मैक्रोमॉलिक्यूलर। बताइए, क्लियर है सही बच्चों को, इतनी बात बोले, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इतना हमारा हो गया। तो एक टाइप और हमारा बस बच जाता है, वो है एसोसिएटेड कोलॉइड्स। क्या होता है एसोसिएटेड कोलॉइड्स? वो कोलॉइड्स होते हैं जो कि अगर इनके बारे में पूछा जाता है, अगर आप लो कंसंट्रेशन पे इनको लेते हैं तो ये लोग कैसे बिहेव करते हैं, एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर आप इनको हाई कंसंट्रेशन
या फिर मैं बोलूंगी एक कंसंट्रेशन होती है जिसको बोला जाता है CMC, यानी कि इसका नाम होता है क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन। तो ये कैसे बिहेव करते हैं, अगर मैं बात करूं, अगर मैं इनको some substances at low concentration behave as normal electrolyte but at higher concentration behave as colloid due to the formation of aggregates, right? So यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं बात कर रही हूँ क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन के ऊपर ये बिहेव करते हैं एज कोलॉइड्स, ठीक है। इससे नीचे कैसे बिहेव कर रहे हैं, एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन, यानी कि एक सर्टेन कंसंट्रेशन है जो कि एक हाई कंसंट्रेशन मैं बोल दूंगी, हाई कंसंट्रेशन पे आपके या फिर मैं बोलूँ एक लो कंसंट्रेशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और हाई कंसंट्रेशन पे एज कोलॉइड बिहेव करे, ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है, एसोसिएटेड कोलॉइड्स, या फिर इनका एक और नाम है मिसाइल्स। आप याद करो मिसाइल्स आपने कहाँ पढ़े, क्लास 10 में पढ़े होंगे जब आपने सोप का एक्शन पढ़ा होगा। तो वहां पे जो मिसाइल्स बनते थे हाइड्रोफोबिक पार्ट के बीच में और वाटर के हाइड्रोफिलिक पार्ट के बीच में सर्कुलर चीजें जो बनती थी, उसी को क्या बोला जाता है, मिसाइल्स बोल दिया जाता है, राइट। सो इसके ऊपर कोलॉइड्स, इसके नीचे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, क्लियर है। तो वो सब्सटेंसेस, अगर आप डेफिनेशन भी देख लें एक बार, तो वो सब्सटेंसेस जो लो कंसंट्रेशन पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करे और हाई कंसंट्रेशन पे कोलॉइड की तरह बिहेव करे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का मतलब साथ में मॉलिक्यूल्स आ गए हैं तो एग्रीगेट्स बन गए हैं, राइट। मतलब अगर मॉलिक्यूल साथ में आ गए हैं बहुत सारे तो ये एग्रीगेट का फॉर्मेशन है, राइट। सो ड्यू टू दिस ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोल दिया जाता है, एसोसिएटेड कोलॉइड्स, और इन एसोसिएट एग्रीगेटेड पार्टिकल्स को ही मिसाइल्स भी बोल दिया जाता है। क्राफ्ट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर जिसके ऊपर आपका ये बिहेवियर देखा जाता है, एसोसिएटेड कोलॉइड्स बनते हैं। क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन इज द कंसंट्रेशन जिसके ऊपर आप लोगों की जो कोलॉइड्स की फॉर्मेशन होती है, राइट। अगर इसको डाइल्यूट कर देंगे, जैसे कंसंट्रेशन आपने हाई करी है, अगर आपने कंसंट्रेशन फिर से लो कर दी तो आप लोग वापस से अपने इंडिविजुअल आयंस को पा सकते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट कहानी थी, ये हमने समझ लिया है माइक्रोमोलिकुलर, मल्टीमोलिकुलर, और ये हमने आपके एसोसिएटेड कोलॉइड समझ लिए हैं कि ये एक ऐसी कंसंट्रेशन के ऊपर, यानी हाई कंसंट्रेशन के ऊपर कोलॉइड्स की तरह बिहेव करेंगे और लो कंसंट्रेशन के ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह, राइट। सो ठीक है, परेशान मत हो कि यार मैम बहुत सारा पढ़ा दिया है, बस थोड़ा सा बच रहा है, मेन सेक्शन चैप्टर का कंप्लीट हो गया, क्योंकि बहुत छोटा चैप्टर है इसीलिए मैंने इसको आज के लिए रखा, क्योंकि मुझे पता है आज आपका वैसे भी थोड़ा है मैम यार आज तो मैम छुट्टी दे दो, तो इस वजह से मैंने कहा चलो ऐसा चैप्टर कर लेते हैं जो थोड़ा हल्का सा है, जल्दी से खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जो बाकी चैप्टर से उठाएंगे। बट ज़रूरी है कि अभी करवाया है तो इसको आप कंप्लीटली कर ही लो, ठीक है, और नोट्स भी साथ के साथ बनाते रहें, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हमने कोलॉइड्स के बारे में सारी बातें समझ ली हैं, तो अब कुछ बस हल्की सी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी बाकी हैं कोलॉइड्स के बारे में। आई थिंक हर बच्चे को पता है टिंडल इफेक्ट होता है, यानी कि बचपन में आपको बताया भी जाता है, जैसे कि आप अंधेरे कमरे में बैठे हैं जिसका केवल एक विंडो है जहाँ से सनलाइट अंदर आ रही है, तो आप देखते हैं कि सनलाइट में आपको डस्ट पार्टिकल्स दिखने लगते हैं। तो व्हाट इज दैट फिनोमेना, दैट फिनोमेना इज कॉल्ड व्हाट, टिंडल इफेक्ट, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय योर कोलॉइडल पार्टिकल्स। आपकी एयर क्या है, एक कोलॉइड है, यहाँ पे जो एयर के अंदर पार्टिकल्स है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स एज अ कोलॉइड यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे टिंडल इफेक्ट की अगर साइंटिफिकली मैं बात करूँ, दो कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। पहली कंडीशन है कि डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स, जो आपके डस्ट पार्टिकल अगर मैं जैसे बोल रही हूँ कोई और कोलॉइड है तो उसमें जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं उनका साइज ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो लाइट आप यूज कर रहे हैं टिंडल इफेक्ट में उसकी वेवलेंथ और आपके जो पार्टिकल का साइज है वो डायमीटर है वो कंपैरेटिवली सेम सा होना चाहिए, ठीक है। डायमीटर और वेवलेंथ अप्रोक्सीमेटली सेम सी होनी चाहिए, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आई थिंक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपने फिजिक्स में पढ़ा है, जो कि आपको बताता है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आपकी लाइट ट्रैवल कर रही है तो उसकी रेशो, जो वहाँ पे रेशो होती है, दैट इज शोन बाय योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिस्पर्स्ड फेस का और डिस्पर्जन मीडियम का ज्यादा इट शुड डिफर ग्रेटली, यानी कि बहुत फर्क होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। μ1 और μ2 में बहुत फर्क, मतलब मैं एक को ग्रेटर देन बोल देती हूँ, एक ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब बहुत फर्क होना चाहिए, ये दोनों सेम होने चाहिए, इसमें फर्क होना चाहिए, ये दोनों कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व करना है। तो टिंडल इफेक्ट कौन दिखाते हैं, कोलॉइड्स ही दिखाते हैं, क्योंकि कोलॉइडल पार्टिकल्स उस रेंज में होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर सके, और वो लाइट की वेवलेंथ और पार्टिकल का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होना चाहिए, और जो आपका डिस्पर्स्ड फेस है जहां से लाइट आ रही है और
और जहां पे आ रही है, दोनों का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आप लोगों का काफी ज्यादा फर्क उसमें होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तभी आप लोग टिंडल इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ब्राउनियन मूवमेंट आ जाती है हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। कोलॉइड्स के पार्टिकल जो है वो जिगजैग मोशन में रहते हैं। कैसे रहते हैं? जिगजैग मोशन में, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इस मूवमेंट को क्या बोल दिया जाता है? ब्राउनियन मूवमेंट इसको बोल दिया जाता है, राइट। सो इसके लिए बात क्या होती है? व्हेन कोलॉइडल सॉल्यूशन अपीयर्स टू बी इन अ स्टेट ऑफ जिगजैग मोशन ऑल ओवर, मतलब अगर हम देखते हैं जो ये मोशन है, इस मोशन को किसने ऑब्जर्व किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, और इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? ब्राउनियन मूवमेंट, राइट। सो जब भी हम कोलॉइडल पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करते हैं इन अ जिगजैग मोशन, उस मोशन का नाम होता है ब्राउनियन मूवमेंट। और ये जो मोशन है ना, यही कोलॉइड की स्टेबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो ब्राउनियन मूवमेंट है इसकी वजह से एक इफेक्ट जनरेट होता है कोलॉइड में, जिसकी वजह से आपके पार्टिकल्स कभी बैठते नहीं है अपनी जगह पे, वो हमेशा मूवमेंट में रहते हैं। अगर बैठ जाएंगे तो भाई कोगुलेट हो जाएंगे ना, प्रेसिपिटेट डाउन हो जाएंगे, लेकिन बैठते नहीं है। और कभी बैठते नहीं है, इसीलिए आप लोग बोलते हैं दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ योर सॉल्ट्स, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ योर सॉल्ट्स। यानी कि ब्राउनियन मूवमेंट वो एक फिनोमेना है कोलॉइड्स की, जिसकी वजह से कोलॉइड्स को क्या मिलती है? स्टेबिलिटी मिलती है। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? सो दिस मोशन, ये मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द कोलॉइड, बट किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल एंड विस्कोसिटी ऑफ द सोल्यूशन। विस्कोसिटी मतलब एबिलिटी टू फ्लो। ये सब फिजिक्स की टर्म्स है आपकी, थोड़ी थोड़ी जो हमने यहाँ पे भी यूज करी है। तो ब्राउनियन मूवमेंट वो जिगजैग मोशन है कोलॉइडल पार्टिकल्स का, जिसको रॉबर्ट ब्राउन ने फाइंड किया था। इस ब्राउनियन मूवमेंट की वजह से ही आपके कोलॉइड के पार्टिकल्स कभी बैठते नहीं है, और कभी बैठते नहीं है तो कोलॉइड आपका काफी ज्यादा स्टेबल पाया जाता है। ये जो मोशन है ये डिपेंड नहीं करता है कोलॉइड पे, नेचर ऑफ कोलॉइड पे, पर किस पे डिपेंड करता है? जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं उनके साइज पे, और जो सोल्यूशन है जिसमें ये पार्टिकल्स हैं उसकी विस्कोसिटी पे। विस्कोसिटी मतलब कि वो कितना फ्लो कर सकता है, कितना, जैसे जो आपका चॉकलेट शेक है वो थिक है, लेकिन आपका वाटर है वो आपका बहुत लाइट है, तो वाटर इजीली फ्लो कर सकता है लेकिन चॉकलेट शेक फ्लो नहीं कर सकता। तो दोनों का क्या है? विस्कोसिटी में फर्क है, राइट। सो विस्कोसिटी पे सॉल्यूशन के डिपेंड करता है और साइज पे डिपेंड करता है आपके पार्टिकल के। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक और फिनोमेना है जो कि क्या कंफर्म करती है? दिस कंफर्म्स कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं इनके ऊपर क्या होता है? एक चार्ज होता है। क्या होता है? इनके ऊपर एक चार्ज होता है। कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर एक चार्ज होता है। कौन सी फिनोमेना बताती है आपको? इलेक्ट्रोफोरेसिस वो फिनोमेना है जो आपको ये बात बताती है। कैसे बताती है, मतलब कैसे इसको किया गया था? ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट था कि एक आप ये ट्यूब देख सकते हैं, इस ट्यूब में कोलॉइड को भरा गया, इस पे एक साइड कैथोड लगाया गया, एक साइड एनोड लगाया गया, ठीक है, और फिर इसमें करंट पास किया गया। तो जैसे ही इसमें इन्होंने करंट पास किया तो क्या देखा इन्होंने? जो कोलॉइड के पार्टिकल्स थे वो मूव करने लगे टुवर्ड्स वन इलेक्ट्रोड। और ऑब्वियसली अगर कोई मतलब आपके पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो यानी कि वो करंट को कैरी कर रहे हैं, यानी कि कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर कुछ चार्ज होता है। तो इस एक्सपेरिमेंट का जो नाम था वो आपका क्या था? इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, The movement of colloidal particles under applied electric potential is called electrophoresis. Positively charged particles move करते हैं towards cathode और negatively charged particles move करे towards your anode. ठीक है, ऐसा हमने देखा इस एक्सपेरिमेंट में। लेकिन यहाँ पे आप इलेक्ट्रोफोरेसिस को रोक भी सकते हैं। सो जब इलेक्ट्रोफोरेसिस को रोकना है बाय सूटेबल मींस, तो हम देखते हैं पहले हम यहाँ पे क्या मूव कर रहा है? आपका डिस्पर्स्ड फेस, यानी कि डिस्पर्स्ड फेस आपका मूव कर रहा है, क्योंकि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। तो मूवमेंट किसकी हो रही है? डिस्पर्स्ड फेस की। किसमें? इलेक्ट्रोफोरेसिस में। लेकिन जब आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस को प्रिवेंट करना है तो आपका मूव कौन करता है? डिस्पर्जन मीडियम। तो जब डिस्पर्जन मीडियम आपका मूव करता है इन इलेक्ट्रोफील्ड, इस फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो याद रखना, क्योंकि इलेक्ट्रोऑस्मोसिस पूछ लिया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन मूव करता है? डिस्पर्स्ड। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। डिस्पर्स्ड फेस मूव करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस की, तो यहां पे डिस्पर्जन मीडियम मूव करता है। क्या मूव करता है? डिस्पर्जन मीडियम उसका आपका यहां पे मूव कर जाता है। ठीक है, क्लियर है एवरीवन?
चलिए ठीक है। सो ये हमारी, और ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, चार्ज ऑन कोलॉइड। तो चार्ज की वजह से भी आपके कोलॉइड जो है वो स्टेबल होते हैं। जैसे ये चार्ज हटाएंगे आपके कोलॉइड जो है वो क्या हो जाएंगे, वो अनस्टेबल हो जाएंगे और क्या होगा, कोगुलेशन होगा। यानी कि जो आपकी सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है कोगुलेशन। तो स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक सॉल्ट्स is due to the presence of charge, या फिर मैं बोलूंगी the stability of any types of salt is due to the presence of charge। जैसे ही हम लोग कोलॉइड पे से चार्ज को हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। यानी कि जो पहले आपके कोलॉइड था, ऐसे पार्टिकल्स, ये कोलॉइड था, लेकिन जैसे ही आपने इसके ऊपर से चार्ज हटा दिया ये आपका नीचे बैठ जाएगा और आपका कोलॉइड क्या हो गया है, वो आपका डिस्ट्रॉय हो गया। यानी कि डिस्पर्स्ड फेस अलग हो गया, डिस्पर्जन मीडियम अलग हो गया। यानी कि द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड कोगुलेशन और प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट। इसकी डेफिनेशन पेपर में आ जाती है कि यार इसको क्या बोलते हैं, तो इसको कोगुलेशन बोलते हैं। और कोगुलेट करने के कई तरीके हमारे होते हैं जिनको हम लोग जान लेते हैं। क्या क्या तरीके हो सकते हैं, पहला आप इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू भी कर सकते हो इसको, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर आपने किया तो आप चार्ज को रिमूव करवा सकते हो अगर आप इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में चले जाते हो, या फिर आप लोग किसी ना किसी तरीके से अगर चार्ज कोलॉइड से हटवा दो तो आप उस तरीके से आपके कोलॉइड्स को क्या कर सकते हो, कोगुलेट कर सकते हो। दूसरा, एक पॉजिटिव चार्ज सॉल्ट है उसमें नेगेटिव चार्ज सॉल्ट मिला दो तो इसका चार्ज हट जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और चार्ज जैसे ही हट जाएगा फिर से ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। एक्सटेंसिव अगर आप कोलॉइड को बॉयल कर रहे हो तो भी आप उस पे से चार्ज हटा सकते हो और कोगुलेट करवा सकते हो। बहुत ज्यादा डायलिसिस कर दो। डायलिसिस क्या होता है, अगर मैं बात करूं, आपका ब्लड क्या है, एक कोलॉइड है, और जब आपकी किडनीज है वो क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है, राइट। तो डायलिसिस क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है ना, क्योंकि अगर किसी की किडनीज में इशू है तो वो क्या करता है, डायलिसिस पे जाता है, राइट। तो डायलिसिस में क्या होता है, आपका ब्लड फिल्टर आउट हो रहा है, यानी कि कोलॉइड का फिल्ट्रेशन हो रहा है। लेकिन अगर आपने लगातार आप लोग जैसे कि देखा भी जाता है कि अगर डायलिसिस किसी का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत बढ़ जाती है, तो बॉडी में आपकी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि जो आपका ब्लड है, जो आपका कोलॉइड है, वो आपका अनस्टेबल होना शुरू हो जाएगा। अनस्टेबल का मतलब ये है कि अब उसके अंदर जो सेल्स हैं, राइट, सेल्स जो हैं या जो उसके अंदर की चीजें हैं वो आपकी सेपरेट आउट होने लगेंगी फ्रॉम योर प्लाज्मा। प्लाज्मा इज दैट लिक्विड पार्ट, राइट। तो जब कोलॉइड, आपका ब्लड ही सेपरेट आउट होने लगेगा तो ब्लड में आपकी जो मतलब ऑब्वियसली बॉडी में भी आपके इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, राइट। सो अगर आप परसिस्टेंट डायलिसिस भी कर रहे हैं तो भी आप कोगुलेट कर सकते हैं आपके कोलॉइड को, ठीक है। और लास्ट है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करके भी आप लोग अपने जो आपका कोलॉइड पार्टिकल्स है उसमें क्या कर सकते हैं, कोगुलेशन कर सकते हैं, राइट। सो क्या क्या फिनोमेना है हमारी, पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हो सकता है, दूसरा दो ऑपोजिटली चार्ज कोलॉइड्स को डाल के हो सकता है, तीसरा बॉयल करके हो सकता है, चौथा डायलिसिस के थ्रू हो सकता है, और पांचवा बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है। आगे बढ़े। ऑलराइट यार, सभी बच्चे ना प्लीज देखो, क्योंकि ना बहुत छोटा चैप्टर है तो आप इसको टिप्स पे ना याद रख सकते हो साथ के साथ। इसीलिए मैं आपको इससे बोल रही हूँ कि ऐसा स्टोरी हम इसको समझ सकते हैं, क्योंकि हमने पहले सीखा एड्सॉर्प्शन क्या है, फिर हमने सीखा एड्सॉर्प्शन की टर्म्स क्या है, फिर हमने सीखा यार एब्जॉर्प्शन क्या है, फिर हमने सीखा जब दोनों साथ में होते हैं तो उसे सॉर्प्शन बोल देते हैं उसके एग्जाम्पल्स के थ्रू, फिर हमने डिसॉर्प्शन सीखा, फिर हमने सीखा यार एड्सॉर्प्शन कितने टाइप का है, दो टाइप का, फिजिसॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। फिर हमने सीखा यार एड्सॉर्प्शन को हम लोग एक्सटेंट को कैसे बता सकते हैं, वो डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर। तो हमने सीखा फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग आगे कोलॉइड्स पे। कोलॉइड्स कितने टाइप के होते हैं आपके, कोलॉइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं दो बेसिस पे। पहला बेसिस है कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर अगर हम करते हैं तो दो टाइप के होते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक। लायोफिलिक जो लिक्विड लविंग होंगे, लायोफोबिक जो लिक्विड हेटिंग होंगे। और अगर मेरा ये भी हो जाता है तो हम लोग फिर कोलॉइड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। अगर मॉलिक्यूलर या पार्टिकल साइज के ऊपर इसको क्लासिफाई करना है तो तीन टाइप से हो सकते हैं, मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमॉलिक्यूलर या फिर एसोसिएटेड कोलॉइड्स, राइट। सो ये हमारी कहानी यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग प्रॉपर्टीज पे बढ़ गए, और जब हम प्रॉपर्टीज पे बढ़ गए
तो हमने सीखा प्रॉपर्टीज में क्या क्या हो सकता है। पहली प्रॉपर्टी हमने सीखी टिंडल इफेक्ट हो जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी हमने सीखी, टिंडल इफेक्ट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लेकिन इसके लिए दो कंडीशंस नेसेसरी है। पहली कंडीशन है कि यार वेवलेंथ ऑफ लाइट बराबर होनी चाहिए आपके डायमीटर ऑफ योर डिस्पर्स्ड फेस के, ठीक है। दूसरी चीज हमने दूसरी कंडीशन सीखी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में काफी फर्क होना चाहिए ऑफ बोथ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। फिर दूसरी प्रॉपर्टी हमने सीखी क्या, ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट बेसिकली क्या है, जिगजैग मूवमेंट ऑफ कोलॉइड्स, जो कि आपकी कोलॉइड्स को स्टेबिलिटी देती है, जिससे कोलॉइड्स आपके सेटल डाउन नहीं होते या प्रेसिपिटेट आउट नहीं होते, क्योंकि जो आपका मोशन है पार्टिकल्स का वो कंटिन्यूअसली होता रहता है, जिसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। ब्राउनियन मूवमेंट जब हम समझे तो हमने सीखा दूसरी चीज कि यार कोलॉइड्स पे चार्ज भी होता है। ये जो चार्ज होता है ये किसने बताया, एक्सपेरिमेंट किया गया इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें जब हम लोगों ने कोलॉइड्स के ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया तो उसके जो पार्टिकल्स थे वो मूव करने लगे, डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल्स मूव करने लगे, तो इस एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर मेरे डिस्पर्स्ड फेस की जगह डिस्पर्जन मीडियम मूव करने लगे ऑपोजिट पोटेंशियल देने पे, तो उस प्रोसेस का नाम हो जाता है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, ठीक है। इतनी बात जब हमारी हुई उसके बाद फिर हम लोग आ गए कोगुलेशन पे। तो कोगुलेशन क्या होता है, बेसिकली कोलॉइड्स को प्रेसिपिटेट आउट करना, कोलॉइडल पार्टिकल्स की सेटलिंग डाउन करवाने को के प्रोसेस को कोगुलेशन बोल देते हैं। और ये कोगुलेशन कई तरीकों से करवाया जा सकता है। पहला तरीका इलेक्ट्रोफोरेसिस से, दूसरा तरीका दो ऑपोजिट चार्ज के सॉल्व, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को सॉल्व को मिला दो तो उससे, बॉयल करके एक्सटेंसिव बॉइलिंग से, एक्सटेंसिव डायलिसिस से, या फिर आप लोग सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल के भी कोगुलेशन करवा सकते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने अभी तक पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो कवर कर लिया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं, जो कि होता है आपका क्या, हार्डी-स्कल्स रूल। क्या होता है, हार्डी-स्कल्स रूल। क्या होता है हार्डी-स्कल्स रूल? तो हार्डी-स्कल्स रूल आपको क्या कहता है, हार्डी-स्कल्स रूल आपको ये बोलता है कि द पावर ऑफ कोगुलेशन, कोगुलेट तो कुछ करवा रहे हैं ना, पावर ऑफ कोगुलेशन डिपेंड्स अपॉन द चार्ज ऑफ फ्लोक्युलेटिंग आयन, राइट। तो बेसिकली अगर आपका एक पॉजिटिव सोल है तो इसको कोगुलेट कौन करवाएगा, एक नेगेटिव सोल, यानी कि एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन। तो जैसे कि अगर मैं नेगेटिव की बात कर रही हूं तो मैं अगर कर रही हूं SO4 2 नेगेटिव है, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ फॉर एग्जांपल NO3 नेगेटिव है फॉर एग्जांपल, और अगर मैं बोल रही हूँ F नेगेटिव है, तो देखो यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज है, यहाँ 2 नेगेटिव है, यहाँ पे 1 है। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोगुलेशन कौन करवाएगा, जिसका चार्ज सबसे ज्यादा होगा। और अगर बाय चांस आपके पास एक नेगेटिव सोल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, चार्ज होगा ना कोलॉइड्स के ऊपर, अब कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मेरे को नेगेटिव आयन चाहिए इसको कोगुलेट करवाने के लिए, अगर नेगेटिव चार्ज है तो मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज किससे होगा, अब पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा होगा किसका, Al3 पॉजिटिव है, Mg2 पॉजिटिव है और Na पॉजिटिव है। तो सबसे ज्यादा कोगुलेट अच्छे से कौन करवाएगा, Al, क्योंकि चार्ज जिसका ज्यादा है। तो कोगुलेशन ज्यादा वो करवाएगा जिसका चार्ज ज्यादा होगा। ये कौन बताता है आपको, हार्डी-स्कल्स रूल बताता है। सो द कन्वर्जन it has been observed generally that the greater the valence of the flocculating ion, जो आयन है जो कोगुलेशन करवा रहा है, the greater is the power to cause precipitation। जितना ज्यादा उसके ऊपर चार्ज होगा उतनी ज्यादा उसकी पावर होगी कोगुलेशन या प्रेसिपिटेशन करवाने की। ये आपको हार्डी-स्कल्स रूल बताता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पॉजिटिव सोल में लेके चल रही हूँ तो वहां पे फ्लोक्युलेटिंग पावर का ऑर्डर क्या रहेगा, सब देखो यहाँ पे 4 नेगेटिव चार्ज है, 3 नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव है, 1 है। तो सबसे ज्यादा 4 नेगेटिव वाला है, फिर 3 नेगेटिव, फिर 2 नेगेटिव, फिर नेगेटिव, राइट। किसके लिए हुआ है, पॉजिटिव सोल के लिए। अगर नेगेटिव सोल होता तो कैटायन का चार्ज देखेंगे, अगर नेगेटिव सोल है तो नेगेटिव सोल है तो कैटायन का चार्ज देखेंगे, पॉजिटिव सोल है तो एनायन का चार्ज देखेंगे। जिसका चार्ज ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा आपका कोगुलेशन करवा रहा होगा। क्लियर है सभी बच्चों को, ये बात क्लियर है, ठीक है। चलिए ऑलराइट, ओके। सो ये इतना हमारा हो गया है। इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड में हम लोग समझते हैं पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट इनटू कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय एडिंग अ सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड पेप्टाइजेशन। अगर आपको पीपीटी को प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट आउट करना है इन कोलॉइड, राइट, इसको कन्वर्ट करना है ना कोलॉइड, दैट प्रोसेस इज नोन एज योर पेप्टाइजेशन।
जो कि हम किसी पेप्टाइजेटिंग एजेंट के साथ करेंगे, स्टेबलाइजिंग एजेंट के साथ। यानी कि अगर मैं समझाऊं तो आपने एक टर्म सीखी कोगुलेशन, और एक टर्म आपने सीखी पेप्टाइजेशन। तो यहां पे आप लोग क्या कर रहे हैं, कोलॉइड को कन्वर्ट कर रहे हैं प्रेसिपिटेट में, और यहां पे आप लोग क्या कर रहे हैं, प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट कर रहे हैं कोलॉइड में। तो दोनों प्रोसेस एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। यहाँ पे एक हम लोग क्या करते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट डालते हैं ताकि हम लोग इसको कर सकें। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तो हम लोग बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, द इलेक्ट्रोलाइट इज अ स्टेबलाइजिंग एजेंट एंड बेसिकली इट इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटाइजिंग एजेंट। सो द कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट, पीपीटी से कोलॉइड में कन्वर्ट कर रहे हो, प्रोसेस इज पेप्टाइजेशन, कोलॉइड से पीपीटी में कन्वर्ट कर रहे हो, द प्रोसेस इज कोगुलेशन। सो ये सारे प्रोसेसेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। तो इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक आपका बचता है, जो कि है हमारा क्या, इमल्शंस। सो व्हाट आर इमल्शंस, इमल्शंस क्या होते हैं। इमल्शंस, अभी तक तो हम आपके जो मिक्सचर्स देख रहे थे वो गैस लिक्विड या सॉलिड लिक्विड या लिक्विड में आप लोग गैस डाल रहे हैं, ऐसे मिक्सचर देख रहे थे। लेकिन अगर आपके पास लिक्विड कोलॉइडल सिस्टम है जिसमें डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही लिक्विड है, तो ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं क्या, इमल्शंस। ऐसे क्या बोलते थे, इमल्शंस। इमल्शन पेंट भी वैसे हो सकता है, बट यहाँ पे इमल्शंस का मतलब ये है कि यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेस भी लिक्विड है और डिस्पर्जन मीडियम भी लिक्विड है। यानी कि आप एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व करवा रहे हैं, और जो रिजल्टेंट निकल के आया वो है आपका इमल्शन। ठीक है, क्लियर है। तो दो टाइप के होते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, इट इज द मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल। अब ये जो दोनों लिक्विड है ना, अब ऐसा नहीं कि एक मीठा पानी है और एक नमकीन पानी है, दोनों को मिला दो तो मैम कोलॉइड बन गया, नहीं। इमल्शन बन गया, नहीं। इमल्शन बनेगा उन दो लिक्विड से जिनको आप आपस में डिसॉल्व नहीं करवा सकते हैं, जो कि आपस में क्या है, इमिसिबल है, राइट। सो इफ द मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल और पार्शियली, थोड़ा बहुत हो जाए चलेगा, आर शेकन, उनको शेक करेंगे, ठीक है। सो अ कोर्स डिस्पर्जन ऑफ वन लिक्विड इन द अदर इज ऑब्टेन्ड, व्हिच इज कॉल्ड इमल्शन। जनरली वन ऑफ द टू लिक्विड इज वाटर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमल्शन, राइट। सो क्या होता है, यहाँ पे दो हैं चीजें, एक चीज है उसको दूसरे में डाला, ठीक है, तो ना आपकी क्या होती है, सेपरेट और थोड़ी सी लेयर सी बन जाती है, राइट। तो जनरली आपने ऑब्जर्व भी किया होगा एक चीज, अगर कि आपने कभी ऑयल को अगर पानी पे डाला तो ऑयल जो है वो एज अ ड्रॉपलेट पानी से आपको अलग दिखता है, राइट। तो ऑयल और वाटर दो ऐसे लिक्विड्स है जो आपस में इमिसिबल है। तो जनरली हम इमल्शंस को दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, या तो ऑयल में हम वाटर मिला देते हैं या वाटर में हम लोग ऑयल मिला देते हैं। अब जरूरी नहीं है ऑयल वही ऑयल है जो आप लोग यूज कर रहे हैं घर में, ऑयल भी अलग अलग टाइप की कैटेगरीज में हम लोग यहाँ पे क्लासिफाई कर देते हैं। तो इमल्शंस मेरे दो टाइप के हो जाते हैं, ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर या वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल, ठीक है। पहले वाले की अगर मैं बात करूं, ऑयल इन वाटर, मतलब कि वाटर ज्यादा है, वाटर इज योर डिस्पर्जन मीडियम, वाटर में क्या डाल रहे हैं, ऑयल, यानी कि ऑयल इज योर डिस्पर्स्ड phase, right? So in this, water acts as a dispersion medium. Example of this type of emulsion is milk या फिर vanishing cream. In milk का ही generally पूछा जाता है, तो milk क्या है आपका, oil in water. ऑयल की फॉर्मेट में यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड फैट, क्रीम ही तो होती है मिल्क में, लिक्विड फैट इन वाटर। तो यहाँ पे लिक्विड फैट क्या है, ऑयल का रोल यहाँ पे प्ले कर रहा है। जब आप मिल्क को चर्न करते हैं तो आप लोग को बटर अलग मिल जाता है, राइट। सो ये बटर क्या है, ये बटर ही तो ऑयल है जो आपका वाटर में है, तो आपका बटर और वाटर मिल जाता है अलग से, एंड बटर को ही क्या बोल देते हैं, लिक्विड फैट बोल देते हैं। तो मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑयल इन वाटर इमल्शन। सो इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर आर अनस्टेबल एंड समटाइम्स दे सेपरेट इनटू टू लेयर्स ऑन स्टैंडिंग। ये आपके अनस्टेबल होते हैं, और ये दो लेयर में, जैसे कभी कभी दूध खराब हो जाता है तो उसका फैट अलग आ जाता है। अगर आप दूध को क्योंकि 2 या 3 दिन के बाद रखोगे तो वो खराब हो जाएगा, फट जाएगा, यानी कि उसका जो वाटर मिल्क वाला जो ऑयल वाला पोर्शन है वो अलग हो जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दोनों आपके क्या हो जाएंगे, सेपरेट आउट हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों, एवरीवन क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट टाइप का इमल्शन है, दैट इज ऑयल इन वाटर। और अगर ऑयल इन वाटर समझ लिया है तो इसके स्टेबलाइजेशन के लिए हम एक चीज डालते हैं, क्योंकि वो फट सकता है इजीली, तो हम क्या डालते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट्स हम यहाँ पे ऐड करते हैं इसको स्टेबलाइज करने के लिए। और
ऑयल इन वाटर के स्टेबलाइजिंग एजेंट्स होते हैं प्रोटीन्स, गम्स, नेचुरल और सिंथेटिक सोप्स। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूध में सोप डाल रहे हैं, दूध का कुछ अलग स्टेबलाइजिंग एजेंट होगा और दूध कंपैरेटिवली फिर भी स्टेबल ही होता है। मतलब ये जनरली इमल्शंस की बात कर रहा है। मिल्क इज एन एग्जांपल, जैसे क्रीम थी, क्रीम इज ऑल्सो ऑयल इन वाटर वाला इमल्शन। तो क्रीम में हम कुछ इसमें से चीज़ें डालेंगे ताकि हम क्रीम को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सके। जो आपकी क्रीम्स होती है, अगर आप नहीं उसमें कुछ डालोगे तो प्रिजर्व नहीं कर पाओगे ना उसको, वो खराब हो जाएगी। सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो ऑयल इन वाटर है उसमें ऑयल डिस्पर्स्ड फेस है और वाटर डिस्पर्जन मीडियम है। एग्जाम्पल मिल्क है। मिल्क किससे बनता है? लिक्विड फैट और वाटर से बनता है। ये क्वाइट थोड़ा अनस्टेबल होते हैं, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं। ऑयल इन वाटर के इमल्सिफाइंग एजेंट आपके प्रोटीन, गम्स, नेचुरल या सिंथेटिक सोप्स होते हैं। लास्टली आपका आ जाता है वाटर इन ऑयल। तो इसमें क्या होता है, पानी डाल रहे हैं आप ऑयल में, यानी कि वाटर क्या है आपका डिस्पर्स्ड फेस और ये क्या है डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है, जिसका कॉमन एग्जांपल हमारा क्या है, बटर या क्रीम। ठीक है, वो वैनिशिंग क्रीम थी, नॉर्मल क्रीम है। ठीक है, क्रीम जो आप फूड में भी यूज करते हैं। तो बटर आप देखेंगे कि उसमें फैट की अमाउंट ज्यादा होती है, वाटर की अमाउंट कम होती है। इसको भी स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग इसमें कुछ ना कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट यानी कि इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं। यहाँ पे जो इमल्सिफाइंग एजेंट हम यूज करते हैं वो होता है आपका फैटी एसिड्स, लॉन्ग चेन ऑफ एल्कोहल या फिर लैम्प ब्लैक। तो ये सारे हमारे यहाँ पे, तो आपको क्या याद रखना है, एक तो आपको याद रखना है कि कौन से टाइप के इमल्शन है, ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। ऑयल इन वाटर का एग्जांपल मिल्क है, वाटर इन ऑयल का एग्जांपल बटर है। दोनों में आप लोगों के इमल्सिफाइंग एजेंट्स चलते हैं स्टेबलाइजेशन के लिए। उसमें क्या डलता है, प्रोटीन, गम, गिलेटिन, और यहाँ पे क्या डलता है आपके हेवी मेटल सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स फॉर स्टेबलाइजेशन। सो इसके साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाता है। क्विक समरी आप लोगों को मैं देना चाहूंगी कि क्या क्या चीजों को आपको याद रखना है। एड्सॉर्प्शन क्या है और जो इसकी बाकी टर्म्स हैं वो सब। फिर आपको याद रखना है मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन आपको करना है। फिर आपको इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन कंप्लीट होने के बाद, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने करा फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोटॉर्म। ठीक है, इसके बाद हमने किया फिजिसॉर्प्शन, और केमिसॉर्प्शन। फिर आपने सीखे मल्टी मॉलिक्यूलर, मैक्रोमोलिक्यूलर और एसोसिएटेड कोलॉइड्स। फिर आपने सीखा टिंडल इफेक्ट प्रॉपर्टीज में। फिर आपने सीखा ब्राउनियन मूवमेंट प्रॉपर्टीज में। फिर आपने सीखा इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर आपने सीखा कोगुलेशन। फिर आपने सीखा पेप्टाइजेशन। फिर आपने सीखा हार्डी-स्कल्स रूल। और फिर आपने सीखे इमल्शंस। तो ये आपका पूरा चैप्टर हो जाता है सरफेस केमिस्ट्री का इन अ वन शॉट। यहाँ से क्या चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए करना, आपके लिए मैकेनिज्म पढ़ना बहुत जरूरी है, फ्रेडलिक एड्सॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे पिछली बार आए हैं। इसके बाद आप लोगों को कोगुलेशन आना चाहिए, हार्डी-स्कल्स रूल आना चाहिए। यहाँ से बाय चांस क्वेश्चन आ सकता है, तो ये तो सिंपल ही है, इसको भी आप लोग कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया CUET 2022 के अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें थी, बट क्योंकि 2023 इज गोइंग टू बी डिफरेंट, इट इज गोइंग टू बी मोर पावरफुल, तो आपको ये सारे ही टॉपिक्स को बिल्कुल डिटेल में समझना है, राइट। सो ये हमारा वन शॉट था। आई होप आपको समझ में आएगा, रिविजन आप लोग का हुआ होगा और आप लोगों ने बहुत तसल्ली से देखा, दैट इज वेरी नाइस। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क के लिए। इमल्सिफायर इज अ सब्सटेंस व्हाट इज अ इमल्सिफायर, ये आप लोग मुझे आंसर करेंगे इन द कमेंट सेक्शन। आई नीड योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, ABCD विद योर ऑप्शन। क्या यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा कि इमल्सिफायर क्या होता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, चार्ज ऑन कोलॉइड इज गिवन बाय विच एक्सपेरिमेंट, टिंडल इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ब्राउनियन मूवमेंट, नन ऑफ दीज। जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट में ऑप्शन क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 के जो आंसर्स है वो कमेंट करके बताएंगे, ताकि मुझे पता चले आप लोगों को कितना ये चैप्टर बच्चों समझ में आया।
ठीक है। और ये हमारा बैच है ही जो कि शुरू हो रहा है। अगर आपको जैसे यहाँ मैंने 1 गो में पढ़ाया, लेकिन अगर आपको डिटेल में थोड़ा थोड़ा करके प्यार से धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा पढ़ना है तो आप जो बैच है उसमें आ सकते हैं, और बैच में आप लोग आने के लिए कोड यूज कर सकते हैं Y513 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड। सेशन को जरूर लाइक करेंगे सभी बच्चे, और अड्डा 24/7 के ऐप पे जाके आप लोग अपनी और भी ज्यादा अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और हम मिलेंगे नई वीडियो में नई चीजों के साथ। तब तक के लिए दिवाली मनाइए, पार्टी करिए, घूमिए, मजे करिए, एंड गुड लक। सेशन को लाइक करके जरूर जाइएगा।